स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज आप कोई भी न्यूज़पेपर को उठाएं या किसी भी मीडिया चैनल को देखें, ग्लोबली एक इकोनॉमिक टर्मोइल देखने को मिलता है। कहीं रिसेशन के कंसर्न्स, कहीं इन्फ्लेशन की वजह से प्रोटेस्ट, कहीं एक्सचेंज रेट्स का लगातार गिरना, तो कहीं सप्लाई चेन डिसरप्शंस। ऐसा भी बहुत लंबे समय बाद हुआ है कि यूएसए और यूरोप जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लेशन का मुकाबला करना पड़ रहा हो, क्योंकि ट्रेडिशनली इस तरह की समस्याएं इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही सिरदर्द का कारण थी। ऑलमोस्ट हर महीने यूएस का फेडरल रिजर्व और यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे अनेक यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को भारी मात्रा में बढ़ा रही हैं। लेकिन यहाँ आपके मन में जो मुख्य सवाल आ रहा होगा वो ये कि यूएसए और यूरोप में इन्फ्लेशन हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, उसका जवाब है आज की ग्लोबलाइज्ड और इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमिक्स, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में कोई भी देश अकेला सफर नहीं करता। यही कारण है कि अब यूएसए और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में चल रही इन्फ्लेशन और रिसेशन की प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी कंसर्न बनती जा रही है। खास करके टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे आईटी सेक्टर जायंट्स के लिए ये प्रॉब्लम विकराल रूप ले चुकी है। कोविड-19 लॉकडाउन्स ने बहुत सी कंपनीज को अपने प्रोसेसेस को डिजिटाइज करने पर मजबूर कर दिया था। वर्क फ्रॉम होम इसका सबसे बड़ा कारण था। इस वजह से इंडियन आईटी कंपनीज के पास ऑर्डर्स की मानो बाहर सी आ गई थी। इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे। टीसीएस, जो देश की बिगेस्ट आईटी कंपनीज में से एक है, उसके नेट प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं इन्फोसिस के नेट प्रॉफिट में 17.65% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अब कोविड पैंडेमिक अपने अंतिम चरण में है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन, रिसेशन और रशिया यूक्रेन वॉर से अफेक्ट हो रही है। ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज ने लीडिंग आईटी कंपनीज के रेवेन्यू एस्टिमेट में फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच 2 से 10% की कटौती फोरकास्ट की है। साथ ही ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग ग्रोथ के लिए जहां 2022 में 7% की ग्रोथ एस्टिमेटेड थी, वहीं 2023 के लिए यह ग्रोथ सिर्फ 3 to 4% रह गई है। तो आज इस वीडियो डिस्कशन में हम गहराई से समझेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और रिसेशन के क्या कारण हैं और करंट सिनेरियो में इसकी वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस की जीएस 3 के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सारी कहानी एक ही इशू से शुरू होती है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। यूजुअली इन्फ्लेशन इंडिया जैसी डेवलपिंग और ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए ही समस्या बनता है, लेकिन दीज आर यूनिक टाइम्स। बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन एक ग्लोबल इशू बन गया है और डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन काफी बड़ी समस्या है। आइए ब्रीफ में डिस्कस कर लें कि इन्फ्लेशन क्या है, इसके क्या कॉजेज हैं और इसे हैंडल करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी आईक्यू ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। इन्फ्लेशन या महंगाई दर को हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल में एक सस्टेन्ड इंक्रीज के रूप में समझ सकते हैं। अगर बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में लंबे समय तक इंक्रीज देखने को मिले तो हम इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन का नाम दे सकते हैं। इन्फ्लेशन का नुकसान तो आप सबको पता ही होगा। आज कमाए 10 रुपए की वैल्यू कल 8 रुपए ही बचेगी, जिसे इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर कह सकते हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले महंगे होने की वजह से फॉरेन मार्केट्स में अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, और साथ ही अंतिम पायदान पर बैठे सबसे गरीब आदमी के लिए इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों को पॉवर्टी में ढकेलने के काबिल होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मॉडरेट इन्फ्लेशन फायदेमंद भी साबित होता है। ये समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है। दोस्तों, इन्फ्लेशन बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप के कारण होता है। किसी वस्तु की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो तो एक ही चीज को खरीदने की क्षमता रखने वाले लोग एक से ज्यादा होंगे।
इस कारण उस वस्तु का दाम बढ़ना लॉजिकल है, जिससे कि उस एक वस्तु को खरीदने के लिए एक ही व्यक्ति कैपेबल हो। इन्फ्लेशन को डिटेल में समझने के लिए आई बटन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इस टॉपिक पर हमारा डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन इन्वेस्टर्स को यह संकेत देता है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इसीलिए सप्लाई इंक्रीज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। इस वजह से इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण भी बनता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हैं, फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट का बजट, और मॉनेटरी पॉलिसी यानी सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट अगर बजट का साइज एक्सपैंड करेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इसीलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर और बोरोइंग कम करनी चाहिए। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और आज हमारे टॉपिक के रिलेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक इजी एग्जांपल से मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशनशिप समझते हैं। मान लीजिए एक मार्केट में सिर्फ 3 एप्पल्स हैं जिनका प्राइस 10 रुपीज ईच पर सेट है। 5 कस्टमर्स इस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 3 लोगों के पास 11 रुपीज है और बाकी दोनों के पास 9 रुपीज। इस केस में 3 ही एप्पल्स की डिमांड है, क्योंकि 2 लोग एप्पल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से एप्पल्स बिक भी जाएंगे और इनका प्राइस भी स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाए और बाकी 2 लोगों के पास भी 10 रुपए आ जाएं, तो 5 एप्पल्स की डिमांड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन एप्पल्स सिर्फ 3 हैं, इस वजह से एप्पल का प्राइस 10 रुपीज से इंक्रीज करके 11 रुपीज कर दिया जाएगा, जिससे 10 रुपीज वाले 2 लोगों के लिए एप्पल्स फिर से अनअफोर्डेबल हो जाएं और डिमांड फिर से 3 ही एप्पल्स की रह जाए। ये ठीक वैसा ही है, अगर कार लोन पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएं तो हो सकता है कि आपको छोटी कार से ही काम चलाना पड़े, या मे बी छोटी कार की जगह 2 व्हीलर ही खरीदनी पड़ जाए। इस वजह से कार्स की डिमांड कम होगी और इनके प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन भी कम होने लगेंगे। सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम करते हैं, और ये काम किया जाता है लोन लेने के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर। लोन्स महंगे होंगे तो कम लोग लोन ले सकेंगे, जिससे लोगों के पास खर्चा करने के लिए अवेलेबल पैसा कम हो जाएगा। सेंट्रल बैंक्स अपनी पॉलिसी रेट्स कंट्रोल करते हैं, जिसे इंडिया में रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। यही पॉलिसी रेट्स हैं जिन्हें आज यूएसए से लेकर यूरोप की सारी डेवलप्ड कंट्रीज बढ़ा रही हैं, जिससे इंडिया के आईटी सेक्टर को भारी नुकसान पड़ सकता है या फिर पड़ रहा है। जानते हैं कैसे। तो क्या यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज सीवियर महंगाई से जूझ रही हैं? पर उससे पहले जानते हैं कि यूएसए और यूरोप में एक्चुअल हालात क्या हैं। तो क्या यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज सीवियर महंगाई से जूझ रही हैं? यूके से लेकर चेक रिपब्लिक और जर्मनी से लेकर फ्रांस, हर जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोजोन में इन्फ्लेशन 9.9% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि यूएसए में ये पिछले कुछ महीनों से 8 to 9% के बीच बनी रही है। वर्किंग क्लास लोगों के लिए इसका सीधा मतलब है अनअफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। लेकिन इस अचानक बढ़ती महंगाई के पीछे क्या कारण है? जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इन्फ्लेशन के 2 कारण हो सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन सप्लाई। यूएस में दोनों ही फैक्टर्स देखे जा सकते हैं। जोरदार कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से यूएस इकोनॉमी में शार्प रिकवरी देखने को मिली है। शार्प इन्फ्लेशन का एक कारण ये अनएक्सपेक्टेडली फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी है। इस वजह से कंज्यूमर डिमांड में अचानक इजाफा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब न्यू जॉब्स, मतलब मोर सैलरी, मतलब मोर डिमांड। इस रिकवरी पर 4 चांद लगाने वाले फैक्टर हैं लॉकडाउन के समय सरकार द्वारा इकोनॉमी में पंप किए गए बिलियंस ऑफ डॉलर। ये पैसा उन लोगों को दिया गया जिनकी नौकरियां लॉकडाउन के कारण चली गई थी, और साथ ही उन कंपनीज को जो लॉकडाउन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड थी। बेसिकली डिमांड को मेंटेन करना इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था। अब हुआ ये कि डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ना इतना आसान नहीं है। लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करके इंस्टेंटली डिमांड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सप्लाई बढ़ाने के लिए कंपनीज को प्रोडक्शन इंप्रूव करना है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, न्यू वर्कफोर्स हायर करनी है और न्यू मार्केट्स ढूंढने हैं, और इसमें समय लगता है। साथ ही सप्लाई रिकवरी ग्लोबल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गया है। बहुत से सर्विस सेक्टर जैसे ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट अभी भी लॉकडाउन के इम्पैक्ट से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं, यानी सप्लाई में रिकवरी अभी पूरी तरह होनी बाकी है। क्योंकि ये इन्फ्लेशन डिमांड और सप्लाई दोनों की वजह से है, ये लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर ने सिचुएशन को और खराब कर दिया है। यूक्रेन ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट का करीब 10% हिस्सा सप्लाई करता है, जो वॉर की वजह से बंद हो गया है।
इस वजह से दुनिया में फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। बहुत सी कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके कारण बहुत सी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई रुक गई है। इसका सीधा असर है इन्फ्लेशन। रशिया ने यूरोप के सैंक्शंस के खिलाफ रिटेलिएशन के फॉर्म में गैस सप्लाई रोक दी है, जिसके कारण यूरोप में एनर्जी प्राइसेस में बहुत भारी इन्फ्लेशन आ गया है। वहीं मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने रशिया के साथ मिलकर ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है, जिससे क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी आ सके। इसका क्लियर इंपैक्ट है इन्फ्लेशन। लेकिन यूएसए की प्रॉब्लम्स यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ लेबर मार्केट में भी कांस्टेंट शॉर्टेज दिखाई पड़ रही है। 2020 की सेकेंड हाफ से ही यूएसए में लेबर की डिमांड सप्लाई से बहुत अधिक हो चुकी है। इस वजह से प्राइस ऑफ लेबर यानी नॉमिनल वेज रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। फर्म्स ये हायर लेबर कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन कर रही हैं हायर प्रोडक्ट प्राइसेस के रूप में। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये फिनोमिनन कुछ समय तक चलेगा, कंट्रीब्यूटिंग टू हायर इन्फ्लेशन। चाइना भी यूएसए में इन्फ्लेशन के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। चाइना यूएस में कंज्यूमर और कॉर्पोरेट गुड्स का लार्जेस्ट सप्लायर है। यहाँ मेटल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है। साथ ही चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण फ्रीक्वेंट लॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है और इन्फ्लेशन बढ़ा है। चाइना के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन यानी यूएसए के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन। चलिए मान लिया यूएसए और यूरोप में महंगाई अपने चरम पर है और वहां के लोग इसके विरोध में सड़कों पर भी उतर आए हैं और हमने ये भी समझ लिया कि महंगाई क्यों है। लेकिन इसका इंडिया की आईटी इंडस्ट्री से क्या लेना देना। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन आईटी इंडस्ट्री का लार्जेस्ट मार्केट है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्फोसिस के ग्लोबल रेवेन्यू का 61.4% शेयर यूएसए से आया और 25.2% शेयर यूरोप से। इंडियन एमएनसी विप्रो के टोटल रेवेन्यू के 52% शेयर के लिए यूएसए जिम्मेदार है। टीसीएस के लिए भी सेम सिनेरियो वैलिड है और उनके टोटल रेवेन्यू का करीब 52% हिस्सा नॉर्थ अमेरिका से आता है। तो ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडिया की आईटी मेजर्स को यूएसए और यूरोप की इकोनॉमिक सिचुएशन से बहुत फर्क पड़ता है। यूएसए और यूरोप की इकोनॉमिक सिचुएशन डायरेक्टली इन कंपनीज के प्रॉफिट, रेवेन्यू और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करेगी। आइए डिटेल में समझते हैं। यूएसए में बना हुआ हाई इन्फ्लेशन उसके सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व को फोर्स करेगा कि वो अपनी मनी सप्लाई कम करे, यानी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए। बढ़ते इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट नुकसान उन इंडियन कंपनीज को होगा जो यूएसए को सोर्स ऑफ फंड की तरह यूज करती आई हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली इन मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंडिया के मुकाबले लो रहे हैं। हाई कॉस्ट ऑफ फंड मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लेस रेवेन्यू एंड लेस सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। साथ ही एक्सपर्ट्स के अनुसार यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है इंडिया में भी इन्फ्लेशन का बढ़ना, क्योंकि इंडिया बहुत से रॉ मटेरियल्स और गुड्स यूएसए और यूरोप से इंपोर्ट करता है, जिनके महंगे होने से इससे बनने वाली सभी वस्तुएं भी महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। इस वजह से आरबीआई को भी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी पड़ेगी। यानी इंडिया में भी लोन लेना इंडियन कंपनीज के लिए महंगा हो सकता है, जो हो भी रहा है। यूएसए के फेडरल रिजर्व्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का एक और इफेक्ट इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बाहर फ्लो होना भी हो सकता है। समझते हैं कैसे। दोस्तों, जनरली यूएस जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है। इस वजह से यूएसए के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बेटर देखने को मिलता है। लेकिन अगर यूएसए में भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लग जाएं तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस जैसी सेफ इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, ना कि इंडिया जैसी रिलेटिवली रिस्की इकोनॉमी में। इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसमें इंडियन आईटी कंपनीज भी शामिल हैं, जिनमें यूएसए से इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में होती है। अब इस सिचुएशन को फोर्सी करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई फॉरेन कैपिटल के लिए इंडिया को अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट्स फर्दर इंक्रीज कर दे, जिसका रिजल्ट अगेन इंडिया में इन्फ्लेशन और इंडियन कंपनीज के लिए हायर कॉस्ट ऑफ फंड हो सकता है। उल्टी तरफ अगर आरबीआई मॉनेटरी टाइटनिंग का सहारा ना ले तो इंपोर्टेड आइटम्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी में महंगाई बढ़ती चली जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल बाहर लेते चले जाएंगे, जिससे इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज पर फर्क पड़ेगा और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी। दोस्तों, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ दुनिया के ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि अगले 2 साल तक ग्लोबल इकोनॉमी एक मुश्किल दौर से गुजरने वाली है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार 38% चांस है कि यूएसए की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, जबकि चाइना के लिए 20% चांस है रिसेशन के।
इसके ऊपर से फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों ही सेफ मोड में चले गए हैं। माना जा रहा है कि रिस्की सिनेरियो को देखते हुए इंडियन आईटी कंपनीज अपनी डिस्क्रिशनरी यानी नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कट डाउन कर सकती हैं, जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन और ऑपरेशंस के क्लाउड माइग्रेशन जैसे क्रिटिकल डेवलपमेंट स्लो डाउन हो सकते हैं। इसका सीधा असर इंडियन आईटी कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन और प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ सकता है। अच्छा दोस्तों, आपने रुपए के डेप्रिसिएशन यानी एक्सचेंज रेट के वीक होने की न्यूज़ तो सुन ली होगी। यूजुअली वीक रुपए का बेनिफिट एक्सपोर्टर्स को मिलता है और इंडियन आईटी सेक्टर तो मेजर एक्सपोर्टर है। लेकिन रिसेशन और इन्फ्लेशन से ग्रस्त इस रिस्की इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से इंडियन आईटी कंपनीज वीक रुपए का भी फायदा उठाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स गिरते प्रॉफिट और रेवेन्यू सिनेरियो को देख के सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में हर आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। सिचुएशन कितने भी डार्क क्यों ना लगे, लेकिन इंडियन आईटी फर्म्स इसको अपने फेवर में बदल सकते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से यूएसए और यूरोप में कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ने वाली है, बेसिकली हायर वेजेस, हायर रेंट्स, हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा। इस वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंडिया की तरफ काम आउटसोर्स किया जा सकता है, जिससे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी इंडियन आईटी फर्म्स को भारी फायदा देखने को मिल सकता है, ऑब्वियसली एज्यूमिंग कि इंडिया में आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। इसका मतलब इंडियन कंपनीज लोकलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इस आपदा को अवसर में बदल सकती हैं और इंडिया में वर्क आउटसोर्सिंग बढ़ा सकती है। इससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और ऊपर से हम अपने आईटी एक्सपर्ट्स को फॉरेन नेशंस में भेजने से भी बचा सकेंगे। लेकिन साथ ही इंडियन आईटी कंपनीज और वेंडर्स को अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी, लोकलाइजेशन प्रोग्राम्स को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, अपने क्लाइंट्स के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशंस प्रोपोजिशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। साथ ही इंडियन इकोनॉमी अगले कुछ सालों में अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज होने वाली है, जिसका सीधा नतीजा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होना होगा। ऑलरेडी इस बात के साइंस विजिबल हैं। पिछले ही हफ्ते में फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने पॉलिसी रेट्स 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाए, जिससे यूएस और यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स में काफी उथल पुथल देखने को मिली। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सरप्राइजिंगली रेजिलिएंट दिखाई पड़े और 0.1% की मामूली गिरावट देखने को मिली। मतलब साफ है, द वर्ल्ड इज बेटिंग ऑन इंडिया एंड सो शुड वी। मुश्किलें कितनी भी आए, लेकिन अगले 25 साल भारत के होने वाले हैं और इसे इंश्योर करने के लिए इस देश के हर एक व्यक्ति को जी तोड़ मेहनत करनी होगी और उसके बाद ही हम उस सपने को देख सकते हैं और हर हाल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हासिल कर सकते हैं। बट एक बात आप सब जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश को महान उसकी सरकार नहीं बनाती, किसी भी देश को महान उसके लोग बनाते हैं। उस देश के लोगों का डिटर्मिनेशन उस देश के लोगों की मेहनत बनाती है। तो हमारे प्यारे भारत का भविष्य हमारे अपने हाथों में है। बहुत मेहनत करिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह इन्फ्लेशन के कारण किए जाने वाले मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से इंडियन आईटी कंपनीज को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि किस तरह इंडियन आईटी फर्म्स इस सिचुएशन को अपने फेवर में भी बदल सकते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन कैन इम्पैक्ट द इंडियन सेक्टर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।